दोस्तों, आखिर बीजेपी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? आखिर बीच चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कैसे अपने एक बयान की वजह से, मात्र अपने एक बयान की वजह से, ना केवल योगी, ना केवल मोदी, ना केवल सरसंघचालक मोहन भागवत, बल्कि बीजेपी के पूरे चुनावी एजेंडे को भरभरा कर गिरा दिया। आखिर बीजेपी इतनी बड़ी गलती महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले कैसे मोड़ ले सकती है? दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, जिनकी सौम्यता के चर्चे मोदी जी खुद किया करते थे, चुनाव में मोदी जी बार बार याद दिलाते थे कि नायाब सिंह सैनी कितने सौम्य हैं, कितने सरल व्यक्तित्व के हैं। बाद में उनको उसका फायदा भी मिला और हरियाणा में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी और सैनी साहब को सीएम बना दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, जो दिया तो हरियाणा में गया है, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, वो महाराष्ट्र में हो सकते हैं बीजेपी को। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद मोदी जी ने हिंदुओं को एक होने का आह्वान कर दिया। फिर मोदी जी ने कह दिया कि हिंदुओं एक हो जाओ। अभी मोदी जी ने 2 दिन पहले एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसके अलावा सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कह दिया है हिंदुओं से कि हिंदुओं एक हो जाओ। एक तरफ बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की अपनी पूरी की पूरी जो उसका एजेंडा है उसको और मजबूती से लोगों के बीच रख रही है, ना केवल रख रही है बल्कि हिंदुओं की एकता का जिक्र कर रही है। दोस्तों, मोदी विपक्ष पर, राहुल गांधी जैसे लोगों पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी एक दलित जाति के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नायाब सिंह सैनी ने दोस्तों दलितों की एक जाति होती है डूम, उसके लिए कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जरा सुनिए। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई सीख भी मार देगा प्रेस वाला तो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पर। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा खाली आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ दोस्तों, सैनी साहब की जुबान से एक बार ये शब्द नहीं निकला ना। देखिए, जनता की तरफ से ये शब्द आया, फिर सैनी साहब ने उसको सुना, उसको बोला, फिर वो खिलखिलाकर हंसे, फिर रुके, फिर दोबारा बोला। मतलब ऐसा नहीं कि जुबान से एक बार निकल गया फिर माफी मांग ली। मतलब सैनी साहब को अंदाजा था कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सोच समझ कर बोला, एक बार नहीं बोला, 2 बार बोला, उसके बाद उसमें ठहाके लगाकर हंसे। एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? चुना हुआ मुख्यमंत्री कर रहा है। वो मुख्यमंत्री जिसकी खुद की जाति की बात स्वयं मोदी जी करते थे कि क्योंकि सैनी साहब पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए उनका इतना अपमान किया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में कहा जाता है कि कोई जाति कितनी भी सामाजिक तौर पर अपेक्षित हो, उससे जो ऊपर जाति होती है वो हमेशा उसका शोषण करती है। क्या ये बयान उसका जीता जागता प्रमाण नहीं है? ये सवाल मैंने इसीलिए उठाए हैं क्योंकि अब ये मुद्दा बन गया है। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनको सरकारी डूम जैसे शब्दों का बेहद ही अपमानजनक, आपत्तिजनक और बहुत ही घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने, उन्होंने इस बात को मुद्दा बना दिया है। हाथों हाथ लेते हुए नायाब सिंह सैनी को एक तरह से मुंह पर सुनाया है। पहले सुनिए सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि यह मुद्दा कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर
ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं? दोस्तों, सुरजेवाला ने तो सैनी को जवाब दे दिया। बात हरियाणा की पॉलिटिक्स तक लेकिन अब ये सीमित नहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो दलित चेतना है वो बहुत अलग लेवल की है। वो हरियाणा, पंजाब, यूपी या फिर बिहार से बहुत अलग लेवल की है। दोस्तों, मैं हमेशा से इस बात को दोहराती हूँ, इतिहास भी इसका गवाह है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े दलित चिंतक हुए। स्वयं बाबा साहब महाराष्ट्र से ही आते हैं और महाराष्ट्र में तो जो दलित चेतना है, जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, बहुत ही अलग लेवल की है। वहां पर दलितों का वोट पाना इतना आसान नहीं है और ये झटका बीजेपी को लगा है। बड़े स्तर पर दलितों ने संविधान खतरे में है इस खौफ की वजह से न केवल यूपी बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जोर का झटका जोर से दिया। दोस्तों, यूपी के बाद महाराष्ट्र में न केवल सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं बल्कि विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं यूपी के बाद। अब स्थितियां ये हैं कि बीजेपी ने एनडीए के अंदर जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है वो इस हिसाब से किया हुआ है कि सबको सबका काम बांट दिया गया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को जिम्मेदारी दी है कि वो अर्बन मुंबई जिसे कहते हैं और मराठा जो बड़े स्तर पर बहुत बहुत निर्णायक वोटर है महाराष्ट्र का और बहुत वोकल है उसको साधे। अजित पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि क्योंकि वो जब शरद पवार के पास थे तो माना जाता था कि अजित पवार से मुसलमान वोटर काफी इन्फ्लुएंस रहता है। शरद पवार की लेगेसी है उनके पास, इसीलिए और उनके कहने पर ही मदरसों के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाई गई। और बीजेपी ने खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली हुई है अर्बन महाराष्ट्र, मतलब जो ग्रामीण महाराष्ट्र है उसकी, जिसमें बड़े स्तर पर बीजेपी की नजर पिछड़ों और दलितों को साधने की है। पिछड़ों और दलितों को साधना चाहती है बीजेपी और ये जिम्मेदारी उसने खुद अपने कंधों पर उठाई है। और उसके मुख्यमंत्री एक बेहद ही आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द का न केवल इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उस पर ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं दिख रही। वो एक बार नहीं, दो बार वो शब्द बोल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि ये मुद्दा महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर पहुंचेगा। देखिए, आज के दौर में कोई भी बयान ना टीवी पर दिखाया जाए ना दिखाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि कौन सा बयान सोशल मीडिया में किस तरह से दिखाया जाता है, उसको किस तरह से बांटा जाता है और किस तरह से अपने वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो किसी भी पार्टी के लिए इतना मुश्किल या इतना आसान नहीं। वो केवल बीजेपी आईटी सेल नहीं करती है, हर आईटी सेल करता है और आईटी सेल से भी ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस तरह के बयान वैसे भी ज्यादा शेयर किए जाते हैं। अब आप सोशल मीडिया में देखें, जो पिछड़ों और दलितों के बीच की अवेयरनेस है उसके जितने आपको सोशल मीडिया पेजेस मिलेंगे, यूट्यूब के चैनल्स मिलेंगे, अमूमन इतने पहले नहीं थे, आज से 10 साल पहले नहीं थे। वो अवेयरनेस अब बड़ी हो, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान जब उस तरह के लोग इसको बताएंगे और दिखाएंगे कि देखिए दलित जाति के लिए कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और न केवल इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसमें ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, और फिर वही पार्टी हिंदुओं से कहती है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो एक हो जाओ। मतलब ये एकता की बात कितनी हद दर्जे की दोगली है दोस्तों कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले दूसरों को, विपक्षी दलों के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा महाराष्ट्र में बड़ा बन सकता है, और अगर बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।